हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं नितेश सर एक बार फिर आप लोगों के बीच अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं कि ये एनसीईआरटी का क्लास आपका चल रहा है। आपका एनसीईआरटी का क्लास जो है एनसीईआरटी का क्लास चल रहा है, ठीक है। 3 चैप्टर पूरा हो चुका है, 3 लेसन आपका पूरा हो चुका है। आज क्या है, चौथा चैप्टर है। कैसा है, चौथा 4th चैप्टर आज शुरू कर रहे हैं। इससे पहले 3 चैप्टर खत्म हो चुका है। अगर आप लोग इसको नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके आप पढ़ें और जाके अच्छे तरीका से रीड करने का प्रयास करें। ये जो चैप्टर देख रहे हैं ये कहने का 9th या 11th क्लास का है कहने का, लेकिन ये कंपटीशन में हर एक प्रश्न ज्योग्राफी के सेक्टर जहां जहां भी आपसे परीक्षा में है वहां इसका प्रश्न आपसे बनेगा। जैसे हम कुछ शब्द के बारे में आपको बता दें। एक तो आपको जैसे चैप्टर आपका नाम है जलवायु, ठीक। दूसरा आपका नाम आता है मौसम। क्या आता है, मौसम। तो जलवायु क्या होता है, जलवायु जो लंबे समय तक रहे, लंबे समय तक चले उसे जलवायु कहते हैं। लगभग 30 वर्षों तक क्या कर सकते हैं, 30 वर्षों तक। किसी किसी बुक में अगर 50 वर्षों भी दिया रहता है, 50 वर्षों भी दिया रहता है। आपके एनसीईआरटी में 30 वर्ष का जिक्र है, 9th में 30 वर्ष का है, 11th में 50 वर्ष का जिक्र है, जो लंबे समय तक टिका है, ठीक है। मतलब कि एक क्षण भर की एक अवस्था है, ठीक है। आपको ये याद करके चलना है। उसके बाद है मौसम। मौसम क्या होता है कि पल भर में बदल जाता है। क्या होता है, पल भर में बदल जाता है मौसम। ये आपको याद रखना है। मौसम क्या होता है, पल भर में बदल जाता है। तो कोई पूछेगा, कोई अगर पूछ दे कि जलवायु क्या है, जलवायु क्या है अगर कोई पूछे तो आपको जवाब देना जो लंबे समय तक रहे, या आप उसको इस तरीका से आप भी समझा सकते हैं, इस तरीका से भी समझा सकते हैं। ये मान लीजिए ये हुआ, ये आपका हो गया पृथ्वी, और ये आपका हो गया वायुमंडल, ठीक। ये जो देख रहे हैं ये क्या है, वायुमंडल। ये आपको समझ रहे हैं, ये आपका कमेंट में हम देख रहे हैं, ठीक है। चलिए देख रहे हैं, पृथ्वी है और वायुमंडल है। तो पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल की जो दशाएं हैं वो भी क्या, दीर्घकालिक दशा है। पृथ्वी के चारों ओर अगर कोई बोल दे लिखने के लिए तो लिख सकते हैं, पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडलीय दशा है, वायुमंडलीय दशा। वीडियो क्लियर है क्या, वीडियो क्लियर है कि क्लियर है। चलिए, पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडलीय दशा है, वो भी कैसा दशा है, दीर्घकालिक। क्या, दीर्घकालिक दशाएं, ठीक है। दीर्घकालिक दशाएं को क्या कहेंगे, जलवायु कहते हैं। क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। ये हो गया आपका परिभाषा। ये देख रहे हैं पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर क्या, एक वायुमंडल क्या है, ये वायुमंडल जो आप देख रहे हैं, ये वायुमंडल क्या है, वायुमंडल गैसों का आवरण है। क्या है, गैसों का आवरण है, आवरण। तो कोई पूछता है ये वायुमंडल क्या है, तो गैसों का आवरण जो पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न प्रकार के जो गैस फैले हुए हैं, जैसे देख रहे हैं, ये आप पृथ्वी देख लिए और इस प्रकार से क्या है, वायुमंडल है। तो ये पूरा क्या है, एक प्रकार से जो देख रहे हैं, ये प्रकार से क्या है, विभिन्न प्रकार के गैस फैले हुए हैं। क्या है, गैस है, ये क्या है, गैस है जो पृथ्वी के चारों ओर
जो विभिन्न प्रकार के गैस का आप सुनते होइएगा, ऑक्सीजन, ठीक है, नाइट्रोजन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, मीथेन, ये सारा क्या है, विभिन्न प्रकार के गैस है। ठीक, तो ये चीज आपको देखना है। अब यहां से एक चीज और निकलता है, थोड़ा चीज को हम थोड़ा सा कर देते हैं। देखिए, अब यहां से आप यहां चीज को क्या करेंगे, यहां दो ये होता है, एक होता है दीर्घकालिक दशा, दीर्घकालिक दशा, एक क्या होता है अल्पकालिक दशा, अल्पकालिक दशा है। ठीक, दीर्घकालिक दशा में क्या आ जाएगा, जलवायु। अल्पकालिक में क्या होगा, आप कहते हैं ना, बहुत सारा मूवी देखे होइएगा, जैसे जानवर मूवी अक्षय कुमार का है, तो क्या कहता है, मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे। तो मौसम क्या होता है, एक क्षणिक भर की अवस्था होता है। क्या होता है, एक क्षणिक भर की अवस्था होता है, क्षणिक भर की क्या होता है, अवस्था होता है, क्षणिक भर की अवस्था होता है। कभी भी किसी समय अपना जो है, ठीक है, अपना जो है ये रंग रूप बदल सकता है। यहां तक क्लियर है, यहां तक समझ रहे हैं, ठीक है। आप याद रखने के लिए आप बहुत सारे ऐसे हैं, कह सकते हैं कि हाँ सर, जलवायु को एक लड़का की उपाधि दे दिया जाए, लड़की को जलवायु, ये जो है मौसम की उपाधि दे दिया जाए। बहुत सारा आदमी कहता है कि नहीं, लड़के को मौसम की उपाधि है, लड़की को जलवायु की उपाधि। हम इसलिए बता रहे हैं, आपको याद करने का एक ट्रिक, आपको जिस प्रकार याद रख सकते हैं आप याद रखिए। फर्क ये पड़ता है कि आप याद कैसे रखते हैं, ठीक है। जैसे हमने गाना बता दिया कि मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे, तो ये क्या है, एक मौसमी घटना है, क्षण भर में क्षणिक काल में होता है, जलवायु जो लंबे समय तक बना रहे हैं। ठीक, इसको मिटा थोड़ा कंपटीशन से भी जोड़ के पढ़ने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। जलवायु का वर्गीकरण, जलवायु का वर्गीकरण, इसको जलवायु का वर्गीकरण, एक होता है व्यक्तिगत, मतलब बहुत सारे व्यक्तिगत के नाम सुने होंगे, ठीक है, व्यक्तिगत। एक होता है सामान्य वर्गीकरण, क्या होता है, सामान्य वर्गीकरण, एक में मान लीजिए, दो में मान लीजिए व्यक्तिगत वर्गीकरण, व्यक्तिगत वर्गीकरण। जैसे में इसके अंदर आप सुने होइएगा कोपेन, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, टिवार्था सुने थे, ये नाम काफी फेमस है, ठीक है। और एक है थानवेट, ये जो है अपना अपना विचार दिए थे, ठीक है। सामान्य वर्गीकरण में देखेंगे, सामान्य वर्गीकरण में जलवायु को 13 भागों में 13 प्रकार के बताए गए, कितने प्रकार के बताए गए हैं, 13 प्रकार के बताए गए हैं। ये 13 प्रकार जो है, 13 प्रकार है, इसका आधार माना है, क्या माना है, इसका आधार एक तापमान और वर्षा को लेकर माना गया ना, तापमान और वर्षा को लेकर इसको 13 भागों में बांटा गया है।
क्लियर है? यहाँ आप समझ गए। अब चलते हैं हम लोग चैप्टर में, ठीक है। हम आपको कोपेन का इसमें हम बताएंगे, जो भी आपका चैप्टर चलेगा कोपेन का जलवायु वर्गीकरण इसमें बताया जाएगा। आप लोग मत बदलिएगा मौसम की तरह, आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और क्या बोलते हैं कि अच्छा लगे तो इसको शेयर भी जरूर कीजिएगा। क्या वीडियो क्लियर है? क्या वीडियो क्लियर है? क्लियर है? चलिए ये भाग क्यों रहा है भाई? भागो मत। शायद इतना ही रहेगा, शायद इतना ही रहेगा। क्या क्लियर दिख रहा है क्या? चलिए दिख रहा है, दिखेगा। पिछले 2 अध्याय में आप हमारे देश की स्थलाकृति, पहला जो चैप्टर दिखे थे क्या था? स्थलाकृति। दूसरा में, तीसरा में महातंत्र के बारे में पढ़ चुके हैं। किसी क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण को समझने के लिए आवश्यक 3 मूलभूत तत्वों की आवश्यकता होती है। किसी भी प्राकृतिक पर्यावरण को समझने में कितने मूलभूत की आवश्यकता होती है? 3 मूलभूत तत्वों की आवश्यकता होती है। इस अध्याय में आप तीसरे तत्व अर्थात हमारे देश के वायुमंडल की अवस्था, क्या वायुमंडल की अवस्था, एक स्थलाकृति, एक अपवाह, और एक पहला अवस्था ये हो गया, दूसरा अवस्था ये हो गया, और तीसरा अवस्था इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे वायुमंडलीय अवस्था। क्लियर है? अब देखिएगा, ये देखिए तीसरे अध्याय के बारे में पढ़ेंगे। हम दिसंबर में ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं? अभी का जो मौसम है हम लोग देखते हैं ऊनी वस्त्र पहनते हैं, और जो मई जून का जो समय होगा मई का, उस महीने में गर्मी होती है, असुविधाजनक क्यों होती है? जून जुलाई में वर्षा क्यों होती है? हर प्रश्न है। ये सभी का उत्तर आपको भारत की जलवायु का अध्ययन करने से पता चलेगा। क्लियर है? देखिए, एक विशाल क्षेत्र में लंबे समय अवधि जलवायु कितने वर्ष? 30 वर्ष। ये 9th क्लास का है, आपको 30 वर्ष। 50 वर्ष कहाँ मिलेगा? जहां आप 11th के बुक को पढ़िएगा तो आपको क्या मिलेगा? 50 वर्ष, ठीक है। लेकिन लंबी अवधि आपको याद रखना है। अधिक मौसम की अवस्थाएं तथा विविधताओं का कुल योग जलवायु कहलाता है। मतलब क्या कह रहा है? मौसम की अवस्थाएं जो हम आपको एक लाइन में बता दिया, वायुमंडल की जो दीर्घकालिक दशाएं होती है पृथ्वी की चारों ओर जो फैली है दीर्घकालिक अवस्था, उसको हम लोग जलवायु कहते हैं। इससे अच्छा क्या हो सकता है? ठीक है, ठीक है। मौसम की एक विशेष समय में एक क्षेत्र में वायुमंडल की अवस्था को बताता है। मौसम तथा जलवायु के तत्व तापमान, वायुमंडल, देखिएगा मौसम तथा जलवायु के तत्व तो तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता, वर्षा एक ही होते हैं, एक ही होते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि मौसम की अवस्था प्रायः एक ही दिन में कई बार बदलता है। जैसे आपको बताया था ना, मौसम की तरह तुम भी बदलते नहीं जाओगे। इंसान की प्रवृत्ति होता है कि बहुत सारे चेंजिंग आता है, बदल जाता है उसके नेचर में, स्वभाव में, चाहे आपसे वादा ही कहने क्या हो, बदल जाएगा। इसलिए कहावत है कभी किसी से वादा नहीं करना, वादा तो टूट जाता है, ठीक है, वादा टूट जाता है। इसलिए वादा मत कीजिएगा, जो भी काम हो एकदम करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है, लेकिन वादा करने वाले की हार जरूर हो जाती है। देखिएगा आगे की है, लेकिन फिर भी कुछ सप्ताह, कुछ महीने तक वायुमंडलीय अवस्था लगभग एक समान बनी रहती है। जैसे दिन गर्म, ठंडे, हवादार, शांत, असमान, बादल से घिरा, साफ, आर्द्र एवं शुष्क होता है। अब हम आपको कुछ बता दें कि आपको याद क्या रखना है। याद रखना है थोड़ा सा, एक वर्ड आ गया है आर्द्र, जो हमारे नए बच्चे होंगे, आर्द्र। दूसरा क्या आया है? शुष्क। क्या आया है? शुष्क। आर्द्र माने होता है, ठीक है, आर्द्र माने होता है लगभग जो है वर्षा का समय, वर्षा वाला,
क्षेत्र, आर्द्र यानी वर्षा वाला क्षेत्र। शुष्क माने होता है सूखा क्षेत्र। क्या होता है? सूखा क्षेत्र। ये बात याद रखिएगा, जहाँ पानी की कमी हो वो सूखा क्षेत्र है, पानी की पर्याप्त मात्रा हो वर्षा के माध्यम से या किसी चाहे गीला है भूमि क्यों न हो उसे आर्द्र कहते हैं। देखिएगा, महीने के मौसम में महीनों के औसत वायुमंडलीय अवस्था के आधार पर वर्षा, ग्रीष्म या शीत या वर्षा ऋतु के विभाजित किया जाता है। किसके आधार पर? वायुमंडलीय जो है उसके आधार पर ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु, हेमंत ऋतु, इस सब ऋतु के बारे में हम लोग सुनेंगे। भारत में मुख्यतः 4 प्रकार के ऋतु है जो अपना जो मौसम विभाग जो अध्ययन करती है उसके अनुसार। लेकिन आगे पढ़ेंगे हम लोग। विश्व के अनेक जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। आप जानते हैं कि भारत की जलवायु कैसी है? तो क्या है, देखिए भारत की जलवायु कैसी है, ये आपका क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, आपको याद रखिएगा। भारत की जलवायु कैसी है? मानसून जलवायु। क्या है? मानसून जलवायु, मानसून जलवायु। ठीक, या कह सकते हैं मिश्रित जलवायु, मिश्रित जलवायु आएगा, आगे आएगा, आगे आप लोग देखिएगा इस चीज को। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। चलिए याद दीजिएगा, मानसून क्या है? मानसून एक अरबी शब्द है। क्या है? जो मौसमी से बना है। मानसून क्या है? एक अरबी शब्द है। मानसून क्या है? एक अरबी शब्द है, यानी मानसून। ठीक है, एक क्या है? अरबी शब्द है। क्या है? अरबी शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है? मौसम। क्या होता है? मौसम। उसी बारे में आपको भी बताया जाएगा। देखिए, ये आपको याद रखना है। इससे क्वेश्चन कहाँ बनेंगे? देखिएगा, मानसून की उत्पत्ति एक अरबी शब्द से हुआ है, तो इससे प्रश्न आपको बनेंगे। कौन सा शब्द है जिसका अर्थ कहता है? मौसमी, जिसका शाब्दिक अर्थ मौसम होता है। ठीक, अब देखिएगा, मानसून का अर्थ एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार जो परिवर्तन होता है उसको मौसम बोलते हैं। ठंडा के समय ठंडा, गर्मी के समय गर्मी, शीत ऋतु, वसंत ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु आप जो पढ़ते हैं, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, सब क्या है? मौसम के अनुसार जो परिवर्तन होता है उसी के अनुसार हम लोग करते हैं। भारत की जलवायु मानसून जलवायु कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपको यहाँ से बनेंगे, ये आपको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, भारत की जलवायु कैसी है? मानसून जलवायु। एशिया में इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। अब आपको क्या रखना है कि मानसून प्रकार की जो जलवायु है, ये जलवायु कहाँ पाई जाती है? तो एशिया में। कहाँ पर? एशिया की बात कर रहे हैं। एशिया में मुख्यतः दक्षिण और दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। कोई आपसे पूछेगा कि मानसून प्रकार की जलवायु एशिया में कहाँ पाई जाती है? दक्षिण और दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। सामान्य प्रतिरूप से लगभग एक रूपता होते हुए भी देश की जलवायु अवस्था स्पष्ट प्रादेशिक भिन्नता है। हम दो महत्वपूर्ण तत्व तापमान और वर्षा को लेकर देखेंगे। इस चैप्टर में आपको जो मिलेगा किसका? आप देखे थे कि हम लोग जो बांटे थे जलवायु का सामान्य वर्गीकरण तापमान और वर्षा के आधार पर 13 प्रकार के जलवायु बांटा गया। उसके आधार पर जो आप देखे थे टिवार्था और कोपेन और थर्नवेट के अनुसार, वो जब स्टैंडर्ड बुक आप पढ़िएगा कंपटीशन में तो उनके अनुसार आएगा। फिर भी हम प्रयास करेंगे कि ऑब्जेक्टिव जिस दिन कराया जाएगा उस दिन आपको जो है टिवार्था का भी मतलब कोपेन के जलवायु के वर्गीकरण के बारे में कुछ झलक आपको दिया जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। हम लोग देखते हैं कि देखेंगे एक स्थान से दूसरे स्थान पर मौसम से भिन्नता मिलती है। अब देखिएगा, आपको जैसे आपको कुछ हम चीज बताना चाहते हैं, अब कुछ चीज को दिखाना पड़ेगा। तो क्योंकि अगर जब तक हम लोग की प्रवृत्ति है कि जब तक कोई चीज को स्पष्ट देखते नहीं है तब तक तो जो है चीज को देखिएगा। ये ऊपर का जो क्षेत्र है इसको हम 3 भागों में लगभग बांट देते हैं। 3 भाग आपको समझने के लिए, 1 भाग, 2 भाग, 1 नंबर, 2 नंबर और 3।
ध्यान से समझिएगा, समझ में जाएगा। यहाँ की मौसम क्या होती है, यहाँ की जो मौसम होती है हमेशा ठंडा होती है। क्या होती है? ठंडा होती है। यहाँ की मौसम क्या होती है? यहाँ की मौसम ना ठंडा महसूस होगा और ना गर्मी महसूस होगा, ना ठंडा महसूस होगा और ना गर्मी। यानी कह सकते हैं समकारी जलवायु होता है, समकारी वातावरण। ठीक है, एक जैसा स्थिति हमेशा बना रहता है। अगर इसको मिटा के अगर हम लिख दें कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या रहता है? एक जैसा स्थिति होता है, एक लाइन क्या होता है? एक जैसा मौसम रहता है, एक जैसा मौसम क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ठंडा भी आपको देखते हैं और गर्मी भी आपको मिलेगा। यहाँ पर हम लोग रहते हैं। यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि अब बीच का जो क्षेत्र है उसमें जो है 6 महीना ठंडा और 6 माह गर्मी, 6 माह ठंडा और 6 माह गर्मी। तो ये यहाँ पर ठंडा ही ठंडा होने का कारण क्या है? पहला प्रश्न बनता है। यहाँ पर गर्मी ठंडा दोनों होने के कारण क्या है? दूसरा प्रश्न बनता है। यहाँ पर एक जैसा मौसम हमेशा क्यों बना रहता है? यहाँ भी प्रश्न बनता है। यहाँ पर ठंडा होने का कारण क्या है? कि सूरज की रोशनी का ना पहुंचना, सूरज का रोशनी का नहीं पहुंचना। मतलब कि आप जो लद्दाख जम्मू कश्मीर का क्षेत्र देख रहे हैं वहां पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती है, जिसके कारण वहां की मौसम हमेशा ठंडी बनी रहेगी। लद्दाख में चल जाइए, लेह में चल जाइए, वहां देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर सूरज की रोशनी पहुंचती है, इसलिए यहाँ पर ठंडा गर्मी होता है। यहाँ पर क्या है? सूरज की रोशनी पहुंचती है, फिर भी यहाँ पर ठंडा गर्मी का एहसास नहीं होता। कारण क्या है? कि कारण है कि ये तीन ओर जल से घिरा हुआ है। अरब सागर, हमारा आप लोग को याद होगा बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर। ध्यान से समझिएगा। अब हम लोग कभी जाते हैं तो आप इस चीज को एक चीज याद रखिएगा, बहुत ही एक मतलब कि अच्छा चीज है कि कोई भी भूमि है और चारों ओर पानी से ये है, बीच में पानी, ये वाला स्थल वाला भाग है, ये वाला क्या है? स्थल वाला भाग है। अब बीच में क्या है? ये सब क्या है? पानी है। ये भाग तब तक गर्म नहीं होगा जब तक पानी गर्म नहीं होगा। आप समझे? ये स्थल वाला भाग तब तक गर्म नहीं होगा जब तक पानी वाला भाग गर्म ना हो। और यह देखते हैं अरब सागर है, बंगाली खाड़ी में 3 सागर से घिरा हुआ है। सूरज कितना देर? 7 बजे, 6 बजे, 5 बजे उगेगा और 8 बजे, 6-7 बजे डूब जाएगा। इसका क्षेत्र ज्यादा होने के कारण, अरब सागर, बंगाली खाड़ी, हिंद महासागर क्षेत्र ज्यादा होने के कारण ये पानी क्या होता है? गर्म नहीं होता है। इसीलिए इस तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों को जो है गर्मी और ठंडा का अनुभव नहीं होता है। अच्छा, एक और उदाहरण देते हैं, एक और उदाहरण समझते हैं। जब कभी आप बच्चे को दूध पिलाते हुए बोतल को देखते होइएगा, अगर बोतल में दूध गर्म हो जाए, दूध गर्म होता है, तो इस बोतल के पानी को हमको ठंडा करना था। हम लोग क्या करते हैं? तो एक लंबे से जहाँ पानी का क्षेत्रफल हो उसमें इस बोतल को डालेंगे तो ये वाला ठंडा, ये जो गर्म पानी है ये ठंडा होगा और ठंडा वाला पानी क्या होगा? गर्म होगा। और फिर उसको हमेशा चेंज करते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा, मतलब कि आएगा इसका टेम्परेचर उसका टेम्परेचर दोनों एक हो जाएगा, तब ना इसको प्रभाव रहेगा ना इसको प्रभाव रहेगा। लेकिन कहने का मतलब यहाँ ये था कि क्षेत्रफल ज्यादा होने के कारण ये पानी कभी गर्म होता ही नहीं है, सूरज की रोशनी के बावजूद भी गर्म नहीं होता है। इसलिए यहाँ की जो मौसमी दशाएं हैं एक जैसा हमेशा बना रहता है।
क्लियर हो गया होगा, समझ गए होंगे, समझ गए होंगे। आप देखे हैं कि भारत के एक ही भारत में कितना विभिन्नता पाई जाती है। अब देखिएगा ये तो आप देख लिया कि भारत की जलवायु कैसी है, मानसून प्रकार की जलवायु, ठीक है। एशिया में मुख्यतः दक्षिण और दक्षिण पूर्व, ये दो लाइन आपको याद रखना है। समान प्रतिरूप में लगभग एक उत्तर भी देश के जलवायु की अवस्था का भिन्नता है। भिन्नता देख लीजिए क्या क्या भिन्नता है। आइए हम दो महत्वपूर्ण तापमान और वर्षा को लेकर देखते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान तक मौसम की दूसरी अवस्थाओं को किस प्रकार भिन्नता है वह देखे हैं। लेह लद्दाख में देखिएगा कि ठंडा के मौसम में आगे गर्मी के मौसम में हु करता रहेगा। केरल में जाकर देखिए एक शर्ट पहने हुए गंजी पहने हुए आपको किसान खेत में काम करते हुए दिखेंगे। कारण क्या है, वहां का तापमान को कोई, वहां के मौसम का कोई फर्क नहीं पड़ता है, सूर्य से फर्क नहीं पड़ता है, ये बात आपको याद रखना है। अब देखिएगा, अब जैसे मैं बात आ गया राजस्थान का, जानते हैं कि राजस्थान में मरुस्थलीय क्षेत्र है, बालू वाला भाग क्या होता है। आप एक चीज और याद रखिएगा, एक चीज और याद रखिएगा, यहाँ पर दो भाग याद रखिएगा, एक जलीय भाग और दूसरा स्थलीय भाग। जलीय भाग क्या है, देर से गर्म होगा, देर से गर्म होगा और देर से ठंडा होगा, देर से ठंडा। क्लियर है। लेकिन ये क्या है, ये जल्दी ही गर्म होगा, जल्दी गर्म होगा, जल्दी ही ठंडा होगा। बात समझ गए। तो इसलिए हम लोग इस भाग में, स्थलीय भाग में रहते हैं, तो हमको गर्मी का भी एहसास होता है और ठंडा का भी एहसास होता है। लेकिन जलीय भाग में जो रहता है, अब देर से गर्म होगा, देर से ठंडा होगा। अभी इतना सूरज का रोशनी तो लगातार 24 घंटा नहीं मिलता कि जल पानी वाला भाग गर्म हो जाए और हमें गर्मी का महसूस करा दे, ऐसा नहीं होता है। और ये जो देख रहे हैं, यहाँ का जो है तापमान और यहाँ का जो तापमान है, यहाँ का जो तापमान है, ठीक है, यहाँ का जो तापमान है, यहाँ का तापमान और यहाँ का तापमान, तीनों में अंतर होगा। तापमान में अंतर होगा तो वर्षा में भी अंतर होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि गर्मी के मौसम में ही वर्षा होता है, ठंडा के मौसम में नाम मात्रा में वर्षा होती है। क्योंकि तापमान बढ़ने से वाष्पीकरण का दर बढ़ता है, जिसके कारण वर्षा होता है। आप देखते होइएगा कि आपको पढ़ने हुआ आएगा, याद रखिएगा, सबसे ज्यादा जो वर्षा होता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होता है। भारत में अधिकतर वर्षा जो होता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होता है। और उत्तरी पूर्वी मानसून, एक है उत्तरी पूर्वी मानसून, उत्तरी पूर्वी मानसून, यह जो वर्षा होता है, ये कम से कम मान लीजिए 90% वर्षा इससे होता है और 10% जो इससे होता है। एकदम ये आपको मन में रखिएगा। ये लौटता हुआ मानसून उत्तरी पूर्वी मानसून में वर्षा कराता है। और भारत में जो यहाँ से जो उड़ता है, यहाँ से जो वाष्पीकरण के जो बादल बनता है, केरल से पहुंचते हुए कर्नाटक होते हुए गुजरात होते हुए तब यहाँ होता है, लास्ट में ऊपर पहुंचते, जितना दूरी बढ़ते जाएगा वर्षा की मात्रा घटते चला जाएगा। जैसे समुद्र से दूरी बढ़ेगा, ठीक है, क्या होगा, समुद्र से दूरी जैसे जैसे बढ़ेगा वर्षा की मात्रा कमेगा। आगे हम लोग देखते हैं, चीज को समझेंगे, पढ़ेंगे, फिर जहां लगेगा कि सर समझाने वाली बात है वहां चीज को समझा देंगे, ठीक है। देखिएगा, राजस्थान के मरुस्थलीय भाग में कुछ स्थानों पर 50 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। अब मरुस्थलीय भाग स्थल वाला भाग देर से गर्म होगा, देर से जल्दी गर्म होगा, जल्दी ठंडा होगा स्थलीय भाग। तो ये जो है 50 डिग्री सेल्सियस क्या है, लगभग तापमान पहुंच जाता है 50 डिग्री सेल्सियस। सोचिए कि मानव के शरीर का तापमान क्या होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और तापमान कहाँ जा रहा है,
50 डिग्री सेल्सियस। कैसा महसूस होता होगा, कैसा महसूस होता होगा से आप अनुभव कर सकते हैं। काफी समस्या को झेलना पड़ता है। तो क्या करता है, राजस्थान के मरुस्थलीय के कुछ स्थानों पर 50 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, जबकि जम्मू कश्मीर के पहलगांव का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस होता है। अब देखिए यहाँ चीज को नोट डाउन कीजिएगा। एक चीज क्या कह रहा है कि मरुस्थलीय क्षेत्र है, ठीक, वहां तापमान क्या मिलेगा, 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक। इसमें भी विभाजन होगा, रात का तापमान मरुस्थलीय क्षेत्र में घट जाएगा और दिन में बढ़ जाएगा। दूसरा भाग आप देखें, यह जम्मू कश्मीर का पहलगांव है, यहाँ पर 20 डिग्री सेल्सियस तापमान देख रहे हैं। एक जगह था लद्दाख का द्रास, जहां पर -45 डिग्री सेल्सियस तापमान, आप देखिए जैसे में आएगा, द्रास में कितना है, -45 डिग्री सेल्सियस तापमान। अब इसको एक बार अच्छा से देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा राजस्थान में कितना, मरुस्थलीय क्षेत्र में 50 डिग्री सेल्सियस तापमान, जबकि जम्मू कश्मीर के पहलगांव में 20 डिग्री सेल्सियस तापमान। सर्दी की रात में जम्मू कश्मीर के द्रास में, सर्दी के जम्मू कश्मीर के द्रास क्षेत्र में -45 डिग्री। अपने यहाँ गर्मियों और ठंडे के समय में 8 डिग्री सेल्सियस तापमान चला जाता है तो हम लोग बेचैन हो उठते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जम जाता है, यहाँ -45 डिग्री। यहाँ पर सोचिए कि क्या हाल होता होगा। जबकि तिरुवनंतपुरम, ये तिरुवनंतपुरम कहाँ है, तमिलनाडु में। कहाँ है, तमिलनाडु, जहाँ आपको पता है निचले वाला भाग तमिलनाडु में 22 डिग्री सेल्सियस हो सकता है तमिलनाडु। क्लियर है यहाँ पर? चलिए अब देखिएगा, कुछ क्षेत्रों में रात दिन का तापमान में बहुत अधिक अंतर होता है। थार मरुस्थल में रात और दिन का तापमान काफी अंतर होगा। कैसे अंतर होगा, एक मान लीजिए राजस्थान है, मरुस्थलीय क्षेत्र है, यहाँ दिन का तापमान एक रात का तापमान, दिन का तापमान क्या है, इसमें 50 डिग्री सेल्सियस है, अधिक गर्मी। रात में 15 डिग्री सेल्सियस, रात में क्या है, 15 डिग्री सेल्सियस। अब सोचिए कहाँ 50 डिग्री से खूब गर्मी बढ़ रहा है और वही रात में 15 डिग्री सेल्सियस से काफी ठंडा लगेगा। और मानव के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस ही होता है। सबसे ज्यादा ताप की भिन्नता देखने को जो इसी क्षेत्र में मिलेगा, ठीक है। हाँ, 50 डिग्री सेल्सियस, और जबकि गिर के कहां तक पहुंच जाता है, 15 डिग्री सेल्सियस। दूसरी ओर केरल, वही ये वाला भाग जो देखे, तो यहाँ पर केरल है, केरल, अंडमान निकोबार, दिन और रात का तापमान लगभग समान रहता है। तो केरल कह लीजिए, अंडमान निकोबार क्षेत्र कह लीजिए, या कह लीजिए समुद्र के जो निकटवर्ती क्षेत्र है, वहां पर मौसम की दशाएं में भिन्नता देखने को नहीं मिलती है। तो देखिएगा अब वर्षण की ओर ध्यान दें। वर्षण के स्वरूप में भी प्रकार के नहीं बल्कि इसकी मात्रा में ऋतु में भिन्नता देखने को मिलेगी। जैसे आपको बताया है, नोट रखिएगा, नोट में समुद्र से दूरी बढ़ने पर तापमान और वर्षा में अंतर होता है। यानी कहने का मतलब नोट 2 अगर कह दे, दूसरा कह दे, समुद्र से दूरी बढ़ेगा, समुद्र से दूरी बढ़ने पर लिख सकते हैं उत्तर की ओर जाने पर, ठीक है, वर्षा की मात्रा घटती है, वर्षा की
मात्रा साथ में ही इससे दूरी जब ही बढ़ेगा, इससे दूरी जब ही बढ़ेगा, इससे दूरी जब ही बढ़ेगा तो तापमान में भी कमी देखने को मिलेगा, तापमान में भी कमी मिलेगा। जहां तापमान में कमी मिलेगा, ठीक है, तीसरा आप रख सकते हैं, ठीक है, तीसरा क्या दिख रहा है, तापमान में कमी मिलेगा, तापमान में कमी होने से वर्षा भी कम जाती है, वर्षा भी कम होती है, वर्षा भी कम होती है। बात समझे? तो जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे तापमान और वर्षा सब में कमी होता हुआ चला जाएगा। यहां तक आप लोग समझ रहे होंगे, देखिएगा, ठीक है। हिमालय में वर्षा अधिकतर हिम के रूप में होता है, बिल्कुल। वर्षा के भी दो प्रकार हैं, एक पहला क्या है, हिम, जिसको बोल सकते हैं बर्फबारी, दूसरा आप कह सकते हैं, ठीक है, पानी की बूंद, इधर पानी की बूंद किससे होता है, पृष्ठ तनाव के कारण, आप याद रखिएगा, पृष्ठ तनाव के कारण। तो वर्षा के भी दो प्रकार होते हैं, जो हिमालय क्षेत्र होगा, जो ज्यादा सर्वाधिक ऊंचाई पर होगा, जिसका तापमान कम होगा, वहां पर क्या होगा, बर्फबारी होगा। जहां पर तापमान ज्यादा होगा वहां पर वर्षा की मात्रा भी ज्यादा होगा, ठीक है। वर्षा की जल क्या होता है, वर्षा की जल जो होता है, वर्षा की जल मीठा जल होता है, क्या होता है, मीठा जल होता है, वर्षा की जल मीठा जल होता है। इससे पूरे भारत का 4% जल की पूर्ति होता है, ये भी आपको याद रखना है। ये आपको कुछ डाटा इसमें नहीं मिलेंगे, फिर भी आपको याद रखना है, एग्जाम के व्यू से पूछा जा सकता है, ठीक। चलिए देश के आगे चलिएगा, देश के शेष भागों में वर्षा के रूप में होता है। वार्षिक वर्षा में भिन्नता 400 सेंटीमीटर से लेकर लद्दाख में पश्चिमी राज्य में 10 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अब यहाँ पर आप चीज को देखने वाली चीज है, यहाँ चीज को देख समझ लीजिएगा। चीज को समझिएगा, क्योंकि बहुत सारा चीज जो है आपको क्लियर हो जाएगा और क्लियर होना भी चाहिए। फिर आपको ये नहीं कहिएगा कि सर कुछ चीज छूट गया है। अभी देखिएगा, ये आप देखे थे क्या है, हिमालय, ये क्या है, हिमालय, ये क्या है, हिमालय, ये क्या है, हिमालय। तो हिमालय वाला जहां भाग होगा वहां पर वर्षा ज्यादा होगा, लेकिन इस क्षेत्र में नहीं। कहां पर होगा, यहां पर होगा। यहां पर एक जगह है मेघालय, कौन सा जगह है, मेघालय का एक जगह है माशिनराम, एक दूसरा है चेरापूंजी, जहां 1180 और 1080 सेंटीमीटर वर्षा होता है। सबसे ज्यादा वर्षा यही होगा। उसके बाद आप यहां आइएगा, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट पर सर्वाधिक वर्षा होता है। इसके बाद सबसे कम वर्षा की बात करेगा तो ये क्षेत्र, पश्चिम में राजस्थान, एक में, दो में पश्चिमी गुजरात,
पश्चिमी गुजरात में क्या होता है, कम वर्षा, कम। ये वाला क्षेत्र जो देख रहे हैं, ये वाला क्षेत्र, यहाँ पर क्या होता है, बर्फबारी, बर्फबारी, इसको हिमपात। देख रहे हैं चीज को, यहाँ भी कम वर्षा होता है, यहाँ भी कम वर्षा होता है। कारण पश्चिमी घाट ऐसे है, समानांतर है, तो ये ऐसे ही हवा उठ के ऐसे घूम जाता है, ये ऐसे घूम जाता है, इस क्षेत्र में वर्षा नहीं कहलाता, ये वृष्टि छाया प्रदेश कहलाता है। अब इस चीज को आप देख लीजिएगा, ये चीज में देख लें तो सर्वाधिक वर्षा पूर्वी घाट में होता है, सबसे कम वर्षा पश्चिमी घाट में होता है। हिम बर्फबारी क्या होता है, लद्दाख लेह वाला क्षेत्र जो उत्तरी भारत में वहां पर होता है, और दक्षिणी भारत में पश्चिमी घाट पर होता है। यहाँ पर लौटता हुआ मानसून, एक लौटता हुआ मानसून जो है, लौटता हुआ मानसून जो है इस प्रकार, लौटता हुआ मानसून यहाँ पर तमिलनाडु में, कहाँ पर याद रखना है, तमिलनाडु में लौटता हुआ मानसून, लौटता हुआ मानसून वर्षा कराता है। कौन, उत्तरी पूर्वी मानसून, याद रखेगा, उत्तरी पूर्वी। क्लियर होगा, यहां तक समझ गए होंगे। चलिए, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा वर्षा की मात्रा कमते चला जाएगा। ये क्वेश्चन मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि प्रश्न इसी से आपके बेस कंप्लीट होंगे और इसी से आपके प्रश्न सॉल्व। देखिएगा, भारत में एक जगह मेघालय जब बताएं, चेरापूंजी और मासिना में 400 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इसमें दिया गया पहले एससीईआरटी बुक था 1080 सेंटीमीटर वर्षा होती है। लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान में 10 सेंटीमीटर वर्षा होती है, इससे भी कम होती है। देश के अधिकतर भागों में जून से सितंबर में वर्षा होती है। देखिएगा, वर्षा का समय क्या है, जून से सितंबर में वर्षा होती है। लेकिन कुछ क्षेत्रों में तमिलनाडु के तट पर अक्टूबर नवंबर में वर्षा होती है। अक्टूबर नवंबर में कौन सा रहता है, शीत ऋतु रहता है, शीत ऋतु ये ठंडा के मौसम में होता है। कैसा होता है, लौटता हुआ मानसून, जो भी आपको पता है, लौटता हुआ मानसून। क्लियर है। चलिए, अब देखिएगा, सामान्य रूप से तटीय क्षेत्र में तापमान में अंतर कम होता है। आपको बता दें, तापमान में अंतर कम होता है। देश के आंतरिक भागों में मौसम या ऋतुनिष्ठ अंतर अधिक होता है। उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा, देखिए ये याद रखिएगा, उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा, ठीक है, सामान्यतः पूरब से पश्चिम की ओर होता है। यानी इसका कहने का मतलब क्या है, ये वाला जो आप भाग देखे थे, ये वाला भाग जो देखे थे, ये वाला भाग जो देखे थे, ये चीज को थोड़ा सा समझ लीजिएगा, थोड़ा सा ज्यादा कुछ हम आपका समय नहीं लेगा। उत्तरी मैदान ये वाला क्षेत्र का बात कर रहा है, ये वाला क्षेत्र का बात कर रहा है, ये वाला क्षेत्र का बात कर रहा है, ये वाला। ये वाला क्षेत्र की बात कर रहा है, ये वाला कहता है पूरब से पश्चिम की ओर, मतलब इस ओर से जैसे इससे बढ़ेगा वर्षा की मात्रा कमते हुए चले जाएगा। भिन्न लोगों में जीवन में विविधता मिलती है, जो भोजन, वस्त्र और घरों में दिखाई देता है। चीज को समझ गए, पूर्व से पश्चिम वर्षा की मात्रा बढ़ता है। देखिएगा, राजस्थान के घरों की दीवारें क्या होती है, मोटी होती है, छत चपटी होती है। क्यों होती है, तराई क्षेत्रों में गोवा मैंगलोर की ढाल वाली छत क्यों होती है। असम में प्रायः कुछ बांस के खंभे पर क्यों बने होते हैं। ये सारे प्रश्न जो आपको देख रहे हैं, यही जो है सीटेट में आपको देखने को मिलेंगे। सीटेट में जो प्रश्न बनते हैं इसी से बनेंगे। कहाँ की छत मोटी होती है, कहाँ की छत दुबली होती है, पतली होती है, ये चीजें आपको देखने को मिलेंगे। असम का जो मोलन गांव है वहाँ बांस वाला खंभा क्यों होता है, यहाँ देखिएगा। यहाँ पर एक
करते हैं। इसी महाद्वीपीय अवस्था में गर्मी एवं बहुत अधिक गर्म एवं सर्दी में बहुत अधिक ठंडा कहते हैं। महासागरीय धाराएं समुद्र तट से, देखिएगा, महासागरीय धाराएं समुद्र तट की ओर से चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्रों की जलवायु को प्रभावित करता है। किसके से? तटीय क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करता है। जो महासागर से हवा आती है उसके बारे में बात करिए। उदाहरण के लिए कोई भी तटीय क्षेत्र जहां गर्म या ठंडी जलधाराएं बहती है, गर्म जलधारा दो प्रकार का हो सकता है, या तो ठंडी हो नहीं तो गर्म, और वायु की दिशा समुद्र की तट की ओर हो, वायु की दिशा समुद्र की तट की ओर हो। मतलब ये जो देख रहे हैं, एक वायु इधर से इधर चलेगा, इधर से इधर चलेगा, एक वायु इधर से इधर चलेगा। तो जो स्थल से समुद्र की ओर चले, जहां से चलेगा उसको स्थलीय समीर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्थलीय समीर, स्थलीय समीर। और समुद्र से चलेगा तो इसको समुद्रीय या जलीय समीर बोल सकते हैं, समुद्रीय समीर। ठीक, ये आपको याद रखना है। अब देखिए इसमें क्या कहता है, थोड़ा इसको देखिए। समुद्र से तट की ओर, तो तब वो तट गर्म और ठंडा हो जाएगा। इधर से इधर है, इधर से है, ये वाला भाग आपको गर्म हो जाएगा। इसी के बारे में ये कहना चाह रहा था, ज्यादा कुछ खास नहीं। विश्व के अधिकतर मरुस्थल उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है। यानी आप ज्यादातर देखिएगा कोई भी मरुस्थल पश्चिमी क्षेत्र में ज्यादा मिलेगा। कहाँ क्षेत्र में? पश्चिमी क्षेत्रों में ज्यादा मिलेगा। जैसे मरुस्थल देखे थे भारत के पश्चिम में, ठीक है। उसके बाद आप अटाकामा मरुस्थल दिखेगा पश्चिम में। बहुत सारा मरुस्थल क्या है? पश्चिमी में। भारत के दो भाग आपको याद रखना है, दो भाग। ये बात आप याद रखिएगा। इस चीज को हम चाहते हैं कि आपको जो मैप से बताने के बाद आपको दिक्कत ना हो, इसलिए जो है आपको हम मैप से हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। दो भाग में भारत को बांट दीजिए। ये वाला भाग जो होता है, ये वाला भाग उत्तरी भाग, उत्तरी भाग क्या कहलाता है? उपोष्ण क्षेत्र, उपोष्ण क्षेत्र। दक्षिणी वाला जो भाग है ये कहलाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, चाहे उष्ण क्षेत्र कहलाएगा। कारण क्या है? कारण भी जान लीजिए। कारण इसलिए है कि ये ग्लोब जो आप देख रहे हैं, ये ग्लोब देख रहे हैं, तो एक रेखा यह है, 2 3 ये कितना डिग्री पर है? 0 डिग्री। ये कितना पर है? 23.5 डिग्री। ये कितना पर है? 23.5 डिग्री। ये कितना पर है? 66 डिग्री। ये कितना पर है? ये क्या है? 90 डिग्री। ये क्या है? 90 डिग्री। इसको क्या बोलते हैं? साउथ पोल। इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल, यानी ध्रुवीय क्षेत्र। इसको बोलते हैं भूमध्यरेखीय क्षेत्र, भूमध्य क्षेत्र या विषुवतीय क्षेत्र। इसको बोलते हैं कर्क रेखा, कर्क रेखा। इसको बोलते हैं मकर रेखा। ये चीज देख लीजिए। अब देखिएगा इस कर्क रेखा में आपको हम बता दें, इसको 2 बराबर भागों में बांट दें, एक और ये। तो हमारा भारत जो आपको मिलेगा, हमारा भारत जो आपको मिलेगा, यानी हमारा भारत ये मिलेगा, कर्क रेखा है। तो विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा जो है इससे सटा हुआ है। तो ये वाला भाग जो है, ये वाला भाग जो है काफी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो आता है, ये वाला भाग, ऊपरा वाला भाग उपोष्ण क्षेत्र में आता है। जो हम आपको बता रहे हैं उस चीज को समझ रहे हैं?
ये चीज भी जानना बहुत जरूरत था। ये देखिएगा पश्चिमी किनारे में स्थित है। अंत में किसी स्थान की जलवायु को निर्धारित करने में ऊंचा वच का भी महत्वपूर्ण भूमिका होता है। आप पहाड़ी क्षेत्र में जाते होइएगा हमेशा तो वहाँ का मौसम बहुत सुहावन दिखता होगा और हमें गर्मी का महसूस वहाँ काफी कम दिखेगा, क्योंकि वो अधिकतर ऊंचाई पर होता है और ऊंचाई पर जाने के बाद तापमान में अंतर होता है। अब देखिएगा ऊंचे पर्वत ठंडी गर्म वायु को अवरोधित करती है, गर्म को कम करती है। यदि उनकी ऊंचाई इतनी हो कि वर्षा लाने वाली वायु को रास्ता रोकने में सक्षम होता है तो उच्च क्षेत्रों में वर्षा के कारण भी बन सकता है। पर्वतों की पवन मुख की ढाल अपेक्षाकृत सूखा होता है, यानी वृष्टि छाया प्रदेश। इसका एक नाम और रख सकते हैं वृष्टि छाया प्रदेश, जहां पर वर्षा नहीं होता। जैसे मान लीजिए ये अगर हिमालय है तो ये ऐसे चढ़ेगा, ठीक है, तो यहाँ पर वर्षा नहीं होगा तो ये क्या होगा, वृष्टि छाया क्षेत्र हो गया। इसी के बारे में यह लिखा हुआ है पवन विमुखी ढाल। अब देखिएगा अच्छा इसमें ये भी पढ़ना था, थोड़ा सा देखिएगा यहाँ किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 कारक होते हैं। ये थोड़ा अभी पढ़ दिए थे, इसको छूट गया था। 6 कारक होता है अक्षांश, तुरंता यानी ऊंचावच, वायु दाब, पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं, ऊंचावच अक्षांश। ये 6 के कारण जलवायु पर प्रभाव होता है। देखिएगा पृथ्वी की गोलार्ध के कारण इसे प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांश के अनुसार अलग अलग होती है। इसके परिणाम स्वरूप तापमान विश्वत वृत्त से ध्रुव की ओर समांतर घटते हुए चला जाता है। आप जब ये देखे थे ये विश्वत वृत्त था और ये यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा, तो ये चीज मान लीजिए यहाँ लिख दिए, ये देखिएगा, ये जो क्षेत्र हुआ है, ये क्षेत्र पूरा ये क्या है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है। ये जो है ये आपको कह सकते हैं शीतोष्ण, क्या सकते हैं, शीतोष्ण क्षेत्र। और ऊपर वाला जो भाग देख रहे हैं ये वाला क्या है, शीत क्षेत्र है, शीत क्षेत्र। जैसे ऊपर 3 गो वैसे ही नीचे 3 गो, सेम टू सेम। तो जो तापमान यहाँ है, जैसे ध्रुव की ओर बढ़ेंगे तो तापमान मेरा घटेगा, जो तापमान हमको यहाँ मिलेगा वो तापमान यहाँ नहीं मिलेगा। ध्रुव से मतलब ये क्या होते हैं, विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने के बाद तापमान में कमी देखने को मिलता है, ठीक, देखिएगा घटता है। कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह की ऊंचाई की ओर जाता है तो वायुमंडलीय सघनता कम होती है। एक चीज याद रखिएगा, ऊंचाई की ओर जाएगा तो तापमान भी घटेगा, सघनता भी घटेगा, तापमान भी घटेगा और सघनता भी घटेगा। और यहाँ लिख दिया तापमान भी घटेगा, ठीक, तापमान भी घटेगा। इसलिए पहाड़ियों में गर्मी के मौसम में भी ठंडी होती है। किसी भी क्षेत्र की वायुदाब एवं पवन तंत्र उस स्थान के अक्षांश तथा ऊंचाई पर निर्भर करता है। इस प्रकार यह तापमान एवं वर्षा वितरण को प्रभावित करने वाले हैं। देखिएगा आगे देखिएगा, यहाँ पर समुद्र की जलवायु समकारी होती है। अभी बताएं क्षेत्र क्या था, समकारी जलवायु होता है। जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है तापमान भी कमता होता हुआ चला जाए। बाकी आपको हम समझा दिए थे, इस चीज को थोड़ा देख लेते हैं। भारत की उत्तर हिमालय की ऊंचाई कितना है, 600 मीटर आपको पढ़े थे सेकंड चैप्टर में। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। भारत का तटीय क्षेत्र में भी विशाल है। भारत का तटीय क्षेत्र क्या है, विशाल है, ठीक है। तटीय क्षेत्र कौन है, ये वाला क्षेत्र विशाल है, जहाँ अधिकतम ऊंचाई लगभग 30 मीटर होती है। इसकी अधिकतम ऊंचाई जो होती है, अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है, 30 मीटर होती है। अधिकतम ऊंचाई 30 मीटर। भारतीय हिमालय मध्य एशिया में आने वाली ठंडी हवाओं को रोकती है। हाँ, ये भी जानना जरूरत है
क्या हम हिमालय का ये क्षेत्र देखे हैं, ये क्षेत्र जो देखे हैं, ये क्षेत्र जो वाला जो ये क्षेत्र जो देखे हैं, तो यहाँ से जो है साइबेरिया क्षेत्र से जो है ठंडी हवाएं जो आती है उसको कौन रोकता है, हिमालय रोक देता है। जिससे क्या होता है, रोक देता है, जिससे हमारे यहाँ की जलवायु एक अच्छी जलवायु है। इसके पर अगर ये नहीं होता तो ये हमारा जो भारत लगभग जो है एक बर्फ से ढका हुआ है मिलता आपको, यहाँ कुछ होना संभव नहीं था। साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाएं, ठीक है, और एशिया से आने वाली ठंडी हवाएं को क्या करता है, रोकता है कौन, हिमालय, एक अवरोधक का काम करता है, ठीक है। उसी के बारे में यह बताया जा रहा है, भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है। अब देखिएगा पर्वत, यहाँ देखिएगा पर्वतों के कारण इस क्षेत्र में मध्य एशिया की तुलना में ठंड कम पड़ती है। अब देखिए वायु दाब एवं पवन, भारत में जलवायु तथा संबंधित मौसमी अवस्था निम्नलिखित वायुमंडलीय अवस्था को संचालित करती है। देखिएगा वायु दाब, धरातलीय पवन, ऊपरी वायु परिसंरचना, पश्चिमी चक्रवर्तीय विक्षोभ, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ये तीन अवस्था आपको बताया गया है। देखिएगा भारत उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवन वाले क्षेत्र में स्थित है। भारत किस क्षेत्र में स्थित है, कौन से पवन वाले में, तो उत्तरी व्यापारिक पवन जो क्षेत्र है उसमें भारत स्थित है। यह पवन उत्तरी गोलार्ध में देखे थे वही है, कटिबंध उच्च दाब और पट्टियों से उत्पन्न होती है, ठीक है। यह दक्षिण की ओर बहती है, किस ओर बहती है, दक्षिण की ओर बहती है। कोर्लियस बल के कारण दाहिनी ओर विक्षोभित होकर विश्व रेखा में निम्न दाब वाले क्षेत्रों में बढ़ जाती है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण ये उत्पन्न होता है, किसके कारण, पृथ्वी के जो घूर्णन होता है उसके कारण कोर्लियस बल उत्पन्न होता है, ठीक, ये उत्पन्न होता है। समांतर इन पवनों में नमी की मात्रा बहुत कम होती है क्योंकि स्थलीय भागों पर उत्पन्न होती है। जो स्थलीय भागों पर जो पवन उत्पन्न होगा उसमें नमी की मात्रा कम होगा, जो जलीय भाग में उत्पन्न होगा, ठीक है, उसमें क्या होगा, जो नमी की मात्रा होगा वो ज्यादा होगा। इसीलिए इन पवनों के द्वारा वर्षा कम नहीं होती है। इसी प्रकार भारत में शुष्क क्षेत्र होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आइए हम देखते हैं क्या होता है। देखिए कोर्लियस बल पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होती है। इसे आभासी बल को कोर्लियस बल भी कहते हैं। इस बल के कारण पवन उत्तरी गोलार्ध में, देखिएगा दो गोलार्ध है पवन, उत्तरी गोलार्ध, अगर इसको कह दे ये दो भागों में बांट दें, उत्तरी गोलार्ध ये है और ये दक्षिणी गोलार्ध है, ठीक। तो उत्तरी गोलार्ध में दाहिने ओर, उत्तरी गोलार्ध में दाहिने ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाता है, ठीक। इसे फेरर का नियम भी कहते हैं, इसे फेरर का नियम भी कहा जाता है। ये आप नोट कर लीजिएगा, ये आपके VVI है, ये बॉक्स जो है इससे प्रश्न हमेशा बनने को मिलेंगे। आगे चलते हैं। भारत की वायु दाब एवं पवन तंत्र अद्वितीय है। शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में उच्च दाब, शीत ऋतु में हिमालय में कैसा दाब होता है, तो उच्च दाब होता है, उच्च दाब होता है। इस क्षेत्र में ठंडी एवं शुष्क हवाएं, इस क्षेत्र में ठंडी एवं शुष्क हवाएं दक्षिण में निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्र के ऊपर बहती है, ठीक। क्या कर रहा है, इस क्षेत्र में ठंडी शुष्क हवाएं दक्षिण में, की दिशा में दक्षिण में निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्र में, किस क्षेत्र में, महासागरीय क्षेत्र में ऊपर की ओर बहती है। ग्रीष्म ऋतु में आंतरिक एशिया एवं उत्तरी पूर्वी भारत के ऊपर निम्न दाब क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसके कारण गर्मी के दिनों में वायु की दिशा पूरी तरह परिवर्तित हो जाती है। वायु दक्षिण में स्थित हिंद महासागर में उच्च दाब वाले क्षेत्र से दक्षिणी पूर्वी में बहते हुए विषुवत वृत्त
को पार कर दाहिनी ओर मुड़ते हुए भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करती है। परिस्थित निम्न वायु दाब वाले होते हैं। देखिएगा, इन्हीं दक्षिणी पश्चिमी मानसून के नाम से जाना जाता है। अभी बताया सबसे ज्यादा वर्षा किससे होता है, जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होता है। यह पवन कोश महासागरीय के ऊपर बहती है, नमी ग्रहण करती है तथा भारत में मुख्य भूमि में वर्षा कराती है। ऋतु मानसून जलवायु की विशेषता एक विशिष्ट मौसमी प्रतिरूप होती है। एक ऋतु से दूसरे ऋतु में मौसम की अवस्था बहुत अधिक परिवर्तन होता है। विशेषकर देश के आंतरिक भागों में परिवर्तन अधिक मात्रा में प्रचलित होती है। तटीय क्षेत्रों में तापमान बहुत अधिक भिन्नता है। तटीय क्षेत्रों में बहुत अधिक भिन्नता नहीं होती है तापमान में, यद्यपि यहाँ वर्षा के प्रारूप में भिन्नता होती है। क्या होती है? वर्षा के प्रारूप में भिन्नता होती है, तापमान में भिन्नता नहीं होती है। मतलब क्या कहता है, अब देखिएगा, विशेषकर देश के आंतरिक भागों में परिवर्तन अधिक मात्रा में होता है, लेकिन तटीय क्षेत्रों में, ये आप याद रखिएगा, तटीय क्षेत्रों में तापमान में बहुत अधिक भिन्नता नहीं होती है, यद्यपि वर्षा के प्रारूप में भी भिन्नता होती है। तापमान में भिन्नता कम मिलेगा, लेकिन वर्षा में भिन्नता मिलता है। आप अपने क्षेत्र में कितने प्रकार की ऋतु का अनुभव करते हैं? भारत के मुख्यतः 4 प्रकार की ऋतु को पहचाना जा सका है, जिसमें शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, ठीक है, कुछ क्षेत्र में नाम सुन आगमन के साथ कहता है। शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, आप इस सब का नाम आप सुनेंगे। अब थोड़ा देख लीजिएगा शीत ऋतु। ये तो आप जानते हैं कि शीत ऋतु अक्टूबर टू नवंबर, अक्टूबर से जो कहिएगा तो फरवरी तक शीत ऋतु का समय होता है, जिसमें दिया रहेगा, लेकिन एक आपको सोचने के लिए हम बता रहे हैं, चीज को ध्यान रखिए। उत्तरी भारत में शीत ऋतु मध्य नवंबर से प्रारंभ होती है। कहां से? मध्य नवंबर से प्रारंभ होकर फरवरी तक रहती है। किस महीना तक? फरवरी तक रहती है, यानी नवंबर टू फरवरी आपको याद रखना है। शीत ऋतु का टाइम पीरियड काल क्या है वो आपको याद रखना है। भारत के उत्तरी भागों में यानी हम लोग यहाँ रहते हैं, वहां पर दिसंबर से जनवरी में ठंडे का महीना होता है। कौन? दिसंबर से जनवरी ठंडे का महीना होता है। तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर घट जाता है। तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर क्या होता है? तापमान घट जाता है। जो जैसे तापमान जैसे यहाँ है, जैसे तापमान ऊपर में बढ़ेगा तो क्या होता है? तापमान बढ़ेगा तो दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर तापमान क्या होता है? घट जाता। पूर्वी तट पर चेन्नई का औसत तापमान क्या है? 24 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होती है, जबकि उत्तरी मैदान में यह 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच होती है। उत्तरी मैदान में इसका तापमान क्या होता है? 10 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच होती है। दिन, यहाँ देखिएगा, दिन गर्म, रात ठंडी होती है। उत्तर में तुषारपात सामान्य होता है। हिमालय के उत्तरी ढालों पर हिमपात होता है, यानी ठंडा के समय में हिमालय में कैसा होता है? तो हिम बर्फबारी होता है। जम्मू कश्मीर लद्दाख का नाम सुनेगा, वहां की बात कर रहा है। इस ऋतु में देश की उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें, कौन पवनें? उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रभावित होती है। किस ऋतु में? तो शीत ऋतु में आपको याद रखना है। शीत ऋतु में जो तमिलनाडु में आप याद रखे थे कि यहाँ तमिलनाडु में जो वर्षा कराता है, ठीक, यह स्थल से समुद्र की ओर बहता है। क्या? स्थल से समुद्र की ओर बहता है, इसीलिए यह अधिकतर भागों में शुष्क मौसम होता है। इन पवनों के कारण कुछ मात्रा में वर्षा तमिलनाडु के तट पर होती है, क्योंकि वहां के पवन समुद्र स्थल की ओर होती है। यहाँ तक समझ गए होंगे। अब देखिए, देश के उत्तरी भागों में एक कमजोर उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है, ठीक है, क्षेत्र में जिसमें हल्की पवनें इस क्षेत्र से बाहर की ओर प्रवाहित होती हैं। ऊंचा अवस्थ से प्रवाहित होकर ये पवनें पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम में गंगा घाटी में होती है। देखिए, ऊंचा अवस्थ से प्रभावित होकर पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम गंगा घाटी से होती है, आपको ये याद रखना है।
सामान्यतः इस मौसम के आसमान साफ, तापमान आर्द्रता कम और पवन शिथिल यानी रुका हुआ तथा प्रतीत होता है। शीत ऋतु में उत्तरी में पूरा रुका हुआ मतलब पूरा जब जमीन वायु पूरा रुक जाएगा तो ब्रह्मांड में कोई भी जीव जीवित नहीं रहेगा, मतलब थोड़ा सा कम अनुभव आप करते हैं उसके बारे में बोल रहा है। शीत ऋतु में उत्तरी मैदान में पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम में चक्रवात विक्षोभ, देखिए ये जो कह रहा है ये क्षेत्र जो होता है ये क्षेत्र जो होता है, तो शीत ऋतु में जैसे अभी वर्तमान का जो समय है अक्टूबर नवंबर जनवरी फरवरी का जो समय होता है ये पश्चिमी साइड है, ठीक, पश्चिम दिशा है। इसी से एक वर्षा आता है कुछ कम मात्रा में, जिसका नाम हम लोग कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ। क्या नाम देते हैं? पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ क्या बोल देते हैं? पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होता है। गेहूं के फसल को थोड़ा कम मात्रा में हो तो फायदा करता है, ठीक। अब देखिएगा यह कम दाब वाली प्रणाली भूमध्य सागर कहाँ से, पश्चिमी विक्षोभ कहाँ से आता है? तो भूमध्य सागर एवं पश्चिमी एशिया के ऊपर उत्पन्न होती है। वहीं से जो आपको बताया है पश्चिमी पवन के साथ भारत में प्रवेश करती है। भारत में पश्चिमी पवन से पश्चिम दिशा से भी प्रवेश करती है। इसी कारण शीतकाल में मैदानों में वर्षा होती है तथा पर्वतों में हिमपात, जिसकी उस समय बहुत ही अधिक आवश्यकता होती है। किसके लिए? फसल के, गेहूं के फसल के लिए होती है। अब देखिएगा गेहूं के फसल के लिए होती है। यद्यपि शीतकाल में वर्षा जिस स्थानीय तौर पर महावट कहा जाता है, मतलब शीत ऋतु में जो वर्षा होता है, शीतकाल में जो वर्षा होता है उसे स्थानीय भाषा में क्या कहता है? महावट कहा जाता है। किस भाषा में? स्थानीय भाषा में। क्या कहा जाता है? स्थानीय भाषा में महावट कहा जाता है, ठीक। लेकिन यह रबी फसल के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, रबी फसल के लिए, ठीक है। किस फसल के लिए? रबी फसल के लिए। किसके लिए? रबी। जैसे क्या आता है? गेहूं, ठीक। आपको ये चीज आपको याद रखना है। प्रादुपीय भागों में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती है। प्रादुपीय भागों में आपको जो भारत के जो दक्षिणी छोरे वहां बोले हैं शीत ऋतु हो गर्मी ऋतु हो को अनुभव नहीं होता है, ठीक है। पवन के प्रभाव के कारण शीत ऋतु में भी यहाँ तापमान के प्रारूप में न के बराबर परिवर्तन होता है, ठीक है। अब देखिएगा वह ग्रीष्म ऋतु होता है। सूर्य के उत्तर की ओर आभासी गति, कौन गति? आभासी गति के कारण भूमंडलीय ताप पट्टी उत्तर की तरफ खिसक जाती है। किसकी दिशा की ओर खिसकती है? उत्तर की ओर खिसक जाती है। मार्च से मई तक भारत में ग्रीष्म ऋतु होती है। ग्रीष्म ऋतु का काल क्या हुआ? मार्च से मई, ठीक है। तथा ताप पट्टी के स्थानांतरण के प्रभाव का पता विभिन्न अक्षांशों पर मार्च से मई के दौरान रिकॉर्ड किया गया तापमान को देखकर लगाया जाता है। मार्च में दक्कन के पठार का तापमान लगभग 38 डिग्री सेल्सियस होता है। अप्रैल में मध्य प्रदेश एवं गुजरात का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी दो राज्य याद रखिएगा, मध्य प्रदेश और गुजरात का तापमान किस महीना में? अप्रैल महीना में क्या जाता है? 42 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है ना। दक्कन के पठार का तापमान क्या होता है? मार्च महीने में 38 डिग्री सेल्सियस होता है। मई में देश के उत्तर पश्चिम भागों में, देश के उत्तर पश्चिम भाग जैसे में आप कह सकते हैं राजस्थान, गुजरात, इस वगैरह में बात कर रहा है, भागों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रादुपीय भागों में समुद्री पठार में तापमान कम होता है। यहाँ कुछ अनुभव नहीं होता है, हर बार यहाँ अनुभव आपको नहीं देखने को। देश के उत्तरी भागों में ग्रीष्म काल में तापमान वृद्धि होती है तथा वायु दाब में कमी आती है, ठीक है। मई के अंत में उत्तर पश्चिम में एक थार मरुस्थल जो है रेगिस्तान में है। रेगिस्तान से लेकर पूर्व और दक्षिणी पूर्व में पटना तक छोटा नागपुर पठार का एक, ठीक है, छोटा नागपुर पठार का एक क्या है? छोटा नागपुर पठार का एक कम दाब वाला लंबा क्षेत्र उत्पन्न होता है। पवन का परिसंचारण इस गर्त के चारों ओर प्रारंभ होता है। क्लियर है? अब देखिएगा लू ग्रीष्म काल का एक प्रभावी लक्षण है। यह धूल, भारी गर्म और शुष्क पवन उत्पन्न होती है
ठीक है। ग्रीष्म काल में जो उत्तर भारत में जो हवा चलती है उसको लू बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लू बोला जाता है। उत्तर भारत में क्या बोला जाता है? लू बोला जाता है। ठीक है, ग्रीष्म काल में। ठीक, तो यह धूल देखिए, इन हवाओं का अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम है, वो भी हम बताएंगे आपको। ठीक है, यह धूल भरी आंधी एवं तूफान पवनें होती है जो कि दिन के समय भारत के उत्तर उत्तर पश्चिम में चलती है। कभी कभी यह देर शाम तक जारी रहती है। इस हवा का सीधे प्रभाव घातक भी हो सकता है। उत्तर भारत में मई महीने के दौरान समानता धूल भरी आंधी आती है। या आंधियां अस्थायी रूप से आराम पहुंचाती है। अस्थायी रूप से यानी इससे कोई फायदा भी होता है, कभी नुकसान भी होता है, क्योंकि यह तापमान को कम कर देता है तथा अपने साथ ठंडा समीर एवं हल्की वर्षा आती है। इस मौसम से कभी कभी तीव्र हवा से गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। इसके साथ प्रायः हिमवृष्टि भी होता है, जो लद्दाख जम्मू कश्मीर क्षेत्र है वहां पर। वैसाखी के महीने में होने के कारण पश्चिम बंगाल में इसे काला वैसाखी के नाम से जाना जाता है। अब यह क्या देखे हैं, उत्तर भारत में इसको काला वैसाखी कहा, पश्चिम बंगाल में। और उत्तर भारत में जो आप देखे थे, उत्तर भारत में इसको किस नाम जानते हैं? तो लू के नाम से जानते हैं। ठीक, अब देखिएगा, ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक और केरल में से आम्र वर्षा के रूप में जानते हैं। कहा? आम्र वर्षा के रूप में जानते हैं। इसी ऋतु को जो गर्मी का जो ग्रीष्म का ऋतु होता है उसको केरल कर्नाटक में आम्र वर्षा। याद रखिएगा, उत्तर भारत में लू, पश्चिम बंगाल में जो आप देखे हैं, कहा गया यहाँ पश्चिम बंगाल में जो आप देखे हैं काला वैसाखी, पश्चिम बंगाल में काला वैसाखी, केरल कर्नाटक में आप देखे हैं आम्र वर्षा, उत्तर भारत में लू। आपको तीन को इसका स्थानीय नाम याद रखना है। देखिए, वर्षा और ऋतु मानसून का आगमन। देखिए, जून के प्रारंभ में उत्तरी मैदान में निम्न दाब की अवस्था, पहले किस दाब की अवस्था होती है? वायु जो होता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है, यानी उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। तो यहाँ जो होता है, यहाँ क्या होता है? उच्च दाब होता है। क्या होता है? उच्च दाब होता है। उच्च दाब होता है। ठीक है, क्या होता है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर के ऊपर जाता है। हवा ऐसे उड़ता है, हवा ऐसे उड़ता है, हवा ऐसे उड़ता है, हवा ऐसे उड़ता है। ठीक है, यानी आप देखते होइएगा, कोई भी घर जो होता है उसका वेंटिलेटर ऊपर होता है। क्यों होता है? क्योंकि वेंटिलेटर से क्या निकलता है? गर्म हवा निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। क्लियर है? यानी गर्म हवा हल्का होता है और ठंडा हवा भारी होता है। उसी बारे में बात करता है। दक्षिणी गोलार्ध में की व्यापारिक पवनों की आकर्षित करता है। यह दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन दक्षिणी समुद्री उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में उत्पन्न होती है। चूंकि यह पवन गर्म महासागर के ऊपर होकर गुजरती है, इसीलिए यह अपने साथ इसी महाद्वीप में बहुत अधिक मात्रा में नमी लाती है। यह पवन तीव्र होती है तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल, क्या 30 किलोमीटर प्रति घंटा की वेग से चलता है। आपको याद रखना है। ठीक है, जो हवा जाता है। सुदूर उत्तर पूर्वी भाग को छोड़कर मानसून पवनें शेष भाग में लगभग 1 महीने तक में पहुंचती है। यानी जून से आरंभ होती है और जुलाई तक, लास्ट जुलाई तक, 15 जून से 15 जुलाई तक पूरे देश में यह फैल जाती है। फिर अक्टूबर नवंबर में यह लौटना। दक्षिण पश्चिमी मानसून का भारत में अंतर प्रभाव में भारत के मौसम को पूरी तरह प्रभावित कर देता है। मौसम के प्रारंभ में पश्चिमी घाट, ठीक है, पनडुब्बी ढाल में भारी वर्षा होता है। कितना? 250 सेंटीमीटर होता है। दक्कन का पठार एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में भी वर्षा होता है। यदि वृष्टि छाया क्षेत्र आता है तो उसमें उस मौसम की ये चीज आप देख लीजिएगा, ये देख लीजिएगा। देखिए, यहाँ पर हम लोग आते हैं, यहाँ 1 जून जो है, 1 जून से केरल से उत्पन्न होती है। कहाँ से? केरल। इसी में आपको समझा के रहने देंगे। केरल, ठीक है, यहाँ से उत्पन्न होकर 1 जून यहाँ पहुँचता है। ठीक है, फिर 5 जून को क्या होता है? कर्नाटक में, तो यहाँ पहुँचता है। ठीक है, 10 जून को महाराष्ट्र में, ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, ये देख रहे हैं, इसके भी समय का अलग वो भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, 5 जून को ऐसे पहुंचते हुए, 5 जून को उठते हुए कहाँ जाता है? नेपाल में। 1 जून को ऐसे उठ के हवा जो है इससे
चला जाता है। ये देखिए, ठीक है, यहाँ पर हम लोग पटना है, तो यहाँ पर जो समय यहाँ पर जैसे यहाँ बढ़ेगा, क्या होगा, वर्षा की मात्रा कम जाता है, क्या वर्षा की मात्रा कम जाता है, तापमान भी कम जाता है, तापमान भी कम जाता है, तापमान भी कम जाता है। क्लियर है, क्लियर है। ये भी पूछ सकता है कि लास्ट क्या है, 15 जुलाई के बाद जो है 1 जून से लेकर 15 जुलाई तक लगभग 1 महीना का समय लगता है ये मौसम को, मानसून को जाने में। फिर लौटता क्या है, लौटता है, आपको याद रखना है, लौटता है अक्टूबर से नवंबर में। यही अक्टूबर नवंबर में तमिलनाडु में वर्षा कराता है। कहाँ कराता है, तमिलनाडु में वर्षा कराता है, आपको याद रखना है। वर्षा कराता है। देखिएगा, अधिकतर वर्षा देश के उत्तरी पूर्वी भागों में होता है। सबसे ज्यादा वर्षा किस भाग में होता है, उत्तरी पूर्वी भागों में। किस मानसून से, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, आपको याद रखना है, पश्चिमी मानसून से। ठीक, वर्षा होता है खासी पहाड़ी, मेघालय में आपको बताया है कि गोरा खासी और जयंतिया, उस वीडियो में सबसे ज्यादा वर्षा खासी पहाड़ी में होती है। स्थिर मासिक नाम विश्व की सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है। गंगा की घाटी में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटता है। ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। क्या, गंगा की जो घाटी है, कहाँ गए हम, ये जो है गंगा की घाटी में पूर्व से पश्चिम की ओर, कहाँ, पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घट जाती है। राजस्थान और गुजरात के कुछ भागों में बहुत कम वर्षा होती है। मानसून से संबंधित एक अन्य परिघटना है वर्षा में विराम। इस प्रकार इसे आर्द्र और शुष्क दो तरह से अंतराल होते हैं। दूसरे शब्दों में मानसून वर्षा एक समय में कुछ दिनों तक ही होती है। इसमें वर्षा रहित अंतराल भी होते हैं। मानसून में आने वाले विराम मानसून गर्त की गति से संबंधित होता है। विभिन्न कारणों से गर्त एवं, ठीक है, इस अक्षांश उत्तरी और दक्षिणी की ओर खिसकता आता है, जिसके कारण वर्षा स्थानिक विषय सुनिश्चित होता है। ठीक है, जब मानसून के गर्त अक्ष मैदान के ऊपर होता है तब इन भागों में अच्छी वर्षा होती है। जब मानसून के गर्त अक्ष मैदान के इन भागों में ऊपर होता है तो अच्छी वर्षा होती है। दूसरी ओर जब अक्ष हिमालय के समीप चला जाता है तो मैदानी में लंबे समय तक शुष्क अवस्था रहती है। ये आपको बहुत अच्छा चीज है, इसको याद कर लेना है। देखिएगा, हिमालय की नदियों के पर्वतीय जलग्रहण क्षेत्र में विस्तृत वर्षा होती है। इसी भारी वर्षा के कारण मैदानी क्षेत्रों में विनाशकारी बाढ़ आती है एवं जान माल की बड़ी क्षति होती है। उस कटिबंधीय निम्न दाब तीव्रता एवं आवृत्ति मानसून वर्षा की मात्रा से निर्धारित करती है। ठीक है, यह निम्न दाब क्षेत्र बंगाल की खाड़ी, निम्न दाब क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनता है तथा मुख्य स्थलीय भागों को पार करता है। एक गर्त निम्न दाब मानसून के गर्त के अक्ष के अनुसार होता है। मानसून इसकी अनिश्चितता के लिए जाना जाता है। शुष्क एवं आर्द्र स्थितियों की तीव्रता आवृत्ति समय काल में भिन्नता होती है। इसी कारण यदि एक भाग में बाढ़ आती है तो दूसरे भाग में सूखा पड़ता है। इसका आगमन एवं वापसी प्रायः अव्यवस्थित होता है, इसीलिए यह कभी कभी देश के किसानों को कृषि कार्य को क्या करता है, व्यवस्थित कर देता है, यानी नुकसान पहुंचा देता है। अब हम लोग मानसून की वापसी जो है, इसको बचा हुआ पार्ट हम कल देख लेंगे और इसका पार्ट 2 भी आएगा। याद रखिएगा, ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 1 है, आपको याद रखना है। ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 भी आएगा। क्या आएगा, इसका पार्ट, इसका जो है, इसका पार्ट 1 है ये। ठीक है, जल्द ही आपको पार्ट 2 देखने को मिलेगा। इस चीज आपको याद रखिए। ठीक है, तब आएंगे तो फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में इससे और बेहतर समझाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू। आपके लिए जो मेहनत किया जा रहा है
आप एक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या है तो कमेंट जरूर करेगा, सर ये चीज़ समझ में नहीं आया। आपका कमेंट देखेंगे और अगले क्लास में इसे बेहतर करने का प्रयास। थैंक यू।